हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन अर्थात पादप पोषण, खनिज पोषण। देखो, खनिज पोषण चाहे पादप हो या जंतु हों, सभी को वृद्धि और विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वे पोषक तत्व पादपों को वायुमंडल, जल एवं मृदा से प्राप्त होते हैं। तो ये किस प्रकार से कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पादपों को ज़रूरी मात्रा में आवश्यक होते हैं और वो किस प्रकार से वो उनको प्राप्त होते हैं, तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर है ये। तो मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण के बारे में आज अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सब्जियों को खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन तो देखो, सभी सब्जियों को अपनी दैनिक गतिविधियां करने के लिए, सही क्रियाएं संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से वृद्धि के लिए सभी प्राणियों की जीवन चक्र, सभी प्राणियों को अपने जीवन चक्र को सुचारू रूप से वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो सभी प्राणियों को, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, पर यहाँ अपन पढ़ रहे हैं एनिमल्स के प्लांट्स के बारे में कि भाई सभी प्राणियों को अपने जीवन चक्र को सुचारू रूप से वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है और जिन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है, जिन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है, जिन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है, इस आपूर्ति को पोषण कहते हैं। इस आपूर्ति को पोषण कहते हैं कि भाई जो पदार्थ उनको बाहर से प्राप्त करने होते हैं, या एक तो पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं कोशिकाओं के अंदर निर्मित हो जाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वृद्धि विकास के लिए बाहर से जो ग्रहण किए जाते हैं। जो इस प्रकार जो पदार्थ बाहर से ग्रहण किए जाते हैं वो कहलाते हैं पोषण या भोजन। तो पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर सजीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है
कि पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर मुख्य रूप से सभी सजीव जो प्रकृति के सजीव हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्वयंपोषी, नंबर 2 विषमपोषी। स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस। तो स्वयंपोषी क्या होते हैं कि इस प्रकार के सजीव, इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। इसमें केवल मात्र प्रकृति के हरे पादप ही आते हैं। कौन से आते हैं? हरे पादप। क्योंकि हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उनको जो कुछ कच्चे पदार्थों के रूप में बाह्य पदार्थ जो आवश्यक होते हैं वो CO2, H2O और एक और आयन में क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हरे पादपों में ऑलरेडी एक वर्णक है जो हरे पादपों की पत्तियों में उपस्थित होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पादप जो हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, स्वयंपोषी पादप। स्वयंपोषी सजीवों की श्रेणी में केवल मात्र हरे पादप ही आते हैं। हरे पादपों को छोड़ के प्रकृति के और सभी सजीव, हरे पादपों को छोड़ के प्रकृति के बाकी सभी सजीव विषमपोषी या परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से ये खनिज पोषण है। इसमें जो पदार्थ बाहर से ग्रहण किए जाते हैं जो वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाता है। और पोषण के आधार पर सजीवों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो ये स्वयंपोषी और विषमपोषी बाहर से आपूर्ति करते हैं और इसके अलावा पादप अधिकांश अकार्बनिक आयन के रूप में, आगे देखो, पादप जो हैं अधिकांश अकार्बनिक पदार्थों को आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कि जो पदार्थ अधिकांश अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता है, उन अकार्बनिक पदार्थों को ये आयन के रूप में खनिज तत्वों को ग्रहण करते हैं। ये खनिज तत्व पादप के मूल तंत्र के माध्यम से, ये खनिज तत्व पादप के मूल तंत्र के माध्यम से, आयनों के रूप में अवशोषित
किए जाते हैं। भाई अधिकांश अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आयनों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ये खनिज तत्व पादप के मूल तंत्र के माध्यम से आयनों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और इस प्रकार ये खनिज तत्व मूल तंत्र के माध्यम से जीवमंडल में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये मूल तंत्र के माध्यम से सजीव में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक प्रकार से पादप भूमि की ऊपरी परत में एक प्रकार से पादप भूमि की ऊपरी परत के खनक के रूप में, खनक का मतलब खनन करने वाले, खनक के रूप में जाने जाते हैं। खनक के रूप में माने जा सकते हैं, जाने जाते हैं, माने जा सकते हैं। ऊपरी परत के रूप में देखो, पादपों में मृदा में खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। उन खनिज तत्वों को ये भूमि की ये जड़ों के माध्यम से भूमि की ऊपरी परत में से, जैसे अपने जो उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा का केवल लगभग 1 फीट या 2 फीट की गहराई तक ही इसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उसके बाद में इसमें पोषक तत्वों की कमी आती जाती है मृदा के निचले वाले भाग में। तो ये मृदा के ऊपरी भाग में जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों का पादपों की जड़ों के माध्यम से अवशोषण किया जाता है। इसलिए ऊपरी परत के खनक के रूप में माने जाते हैं, खनक के रूप में जाने जा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक तो खनन का मतलब होता है उन खनिज तत्वों का ग्रहण करना, उनको निकालना। तो एक तो खानों से खोद के, जैसे अपन धातु वगैरह होती हैं, कोयला है, इनको पेट्रोलियम है, इनको भूमि की निचली आंतरिक परतों से निकाला जाता है, तो खनन कहलाता है। तो ये भूमि की ऊपरी परत के खनक के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि भूमि की ऊपरी जो सतह होती है उसमें जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनको ये आयनों के रूप में जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे अमोनियम आयन है, NH4+, Fe+2, Cu+2। तो इस प्रकार से आयनों के रूप में खनिज तत्वों को अवशोषित करते हैं जो भूमि की ऊपरी परत में स्थित होते हैं। इसलिए ऊपरी परत में से जो आयनों के रूप में खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए खनक के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये मूल तंत्र के माध्यम से इन पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो पादप खनिज पोषण की अध्ययन की कुछ विधियां हैं। अपन कैसे पता लगाएं कि पादपों में खनिज पोषण, कौन कौन से खनिज तत्व पादपों में पाए जाते हैं? तो इसके लिए कई साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विधियां प्रस्तुत की और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि उनको अलग अलग पादपों में अलग अलग खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ विधियां दी हैं। पादप खनिज पोषण की, पादप खनिज पोषण की अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियां कि पादपों में खनिज पोषण, कौन कौन से खनिज पोषण होते हैं, उसकी अध्ययन की कुछ विधियां हैं। मेथड ऑफ स्टडी
प्लांट्स। पादपों में खनिज पोषण की अध्ययन विधियाँ की कौन कौन सी विधि हैं जिनके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि पादपों में कौन सा खनिज पोषक तत्व होता है, और इसके अध्ययन की कई सारी विधियाँ अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी। तो इसमें सबसे पहली एक विधि है पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण कि पादप भस्म विश्लेषण एनालिसिस ऑफ प्लांट आस। एनालिसिस ऑफ प्लांट आस, पादप भस्म विश्लेषण विधि। अब देखो पादप भस्म विश्लेषण विधि क्या होती है। इसमें पादप भस्म विश्लेषण विधि में पादप भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा उस पादपों के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन करने के लिए ये वैज्ञानिकों ने एक विधि काम में ली, पादप भस्म विश्लेषण विधि। तो इस विधि में देखो क्या होता है, एक स्वस्थ पादप जो मृदा में होता है उसको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, पहले तो एक स्वस्थ पादप होता है उसको मृदा से जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, फिर उसको अच्छी तरीके से पानी में धोया जाता है, साफ़ पानी में अच्छी तरीके से उसको धोया जाता है। धोने के बाद उसके जड़ों से मिट्टी वगैरह जो सारे खनिज तत्व सारे मिट्टी धूल सारी हट जाती है, और उस पर उपस्थित जो जल होते हैं उसको ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से जल को भी अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये क्या होगा, एक स्वस्थ पादप है, अब उसका पहले कुल भार ज्ञात कर लिया जाता है। पहले उसका भार ज्ञात एक तुला पर तोल के उसका भार ज्ञात कर लिया जाता है कि भाई मान लीजिए वो 500 ग्राम का है या 1 किलो का है, कितना भी है उसका शुद्ध भार, यह उसका क्या कहलाता है, शुद्ध भार कहलाता है। कि पहले पादप को जड़ सहित उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उस पादप को जल से धोया, धोने के बाद उस पर जो जल के कुछ बूंदें लगी हुई होती हैं या जल लगा हुआ होता है उसको ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब जल सूख जाता है, और उसके बाद उसको तौला जाता है। तो ये उसका शुद्ध भार या शुद्ध भार कहलाता है। मान लीजिए 100 ग्राम है, 500 ग्राम है, 50 ग्राम है, कितना है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं, इसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो जल है वो जल वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाती है। जल जो है जल वाष्पीकृत हो जाता है और उस पादप भाग में से जल निकल जाता है। तो फिर उसके बाद उसका कहलाता है शुष्क भार। शुष्क भार, अब मान लीजिए शुष्क भार है उसका 50 ग्राम, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना है, तो शुष्क भार, शुद्ध भार तो उसका था 500 ग्राम और शुष्क भार उसका 50 ग्राम, तो उसका मतलब उसमें से 400 ग्राम जल बाहर निकल गया। जल की मात्रा देखो, प्लांट्स में जल की मात्रा 40 से लेके 95% होती है। ये प्लांट्स के वैरायटी पर डिपेंड करता है कि उसमें प्लांट्स में कितनी मात्रा जल की है। कि पादपों में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 40 से 95% तक जल की मात्रा पादपों में पाई जाती है। जैसे मनुष्य में, अपन में भी जल की मात्रा लगभग 75% लगभग जल, अपने कुल भार का 75% भार जल का होता है। तो इसी प्रकार से उसका पहले शुद्ध भार ज्ञात कर लिया, फिर उसमें से जल वाष्पीकृत करके 100 से लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको वाष्पीकृत किया, गर्म किया जाए, तो तापमान भले प्रकार से सुखाकर उसका शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। भाई 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको भली प्रकार से गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो उसमें से जल के अणु
वाष्प बन के बाहर निकल जाएंगे और ये उसका क्या कहलाएगा, शुष्क भार। जब 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको अपन कुछ समय तक गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो उसमें से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और जो शेष बचेगा वो उसका क्या बच जाएगा, शुष्क भार बच जाएगा। अब शुष्क भार, शुद्ध भार और शुष्क भार, भाई शुद्ध भार में और शुष्क भार, भाई शुष्क भार जैसे जल के अणु कितने निकले उसके बाद उसका कितना वेट बचा, तो उसके बाद शुद्ध भार में से जब शुष्क भार को घटा दिया जाए, शुष्क भार को जब घटा दिया जाएगा तो ये उसमें आ जाएगी जल की मात्रा, कि पादप में कितना % जल था, कितनी मात्रा जल की थी। तो जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो जो अपन ने शुद्ध भार ज्ञात किया था उसको जल को पादप को उपाड़ने के बाद धोया, धोने के बाद उसको ब्लोटिंग पेपर से जल को शोषित कर लिया, सोखने के बाद में उसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, गर्म करने पर उसके जल वाष्प के कण वाष्पीकृत हो गए और उसमें से जल कितना बाहर निकला इसको निकालने के, अब कि भाई उसमें कितना जल था इसको ज्ञात करने के लिए उसके जो शुद्ध भार है, जैसे मान लीजिए उसका शुद्ध भार 500 ग्राम था और उसका जो शुष्क भार है वो मान लीजिए उसमें 100 ग्राम था, 200 ग्राम था, 250 ग्राम तक कितना था, वो पादप मान लीजिए 200 ग्राम था। अब कितना बचा इसमें, 300 ग्राम, तो उसमें जल की मात्रा कितनी हो गई, 300 ग्राम, लगभग 60%। तो इस प्रकार से अपन प्लांट्स के अंदर जल की मात्रा भी ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या है, जैसे ही अपन ने ये जल की मात्रा ज्ञात कर ली, उसका शुष्क भार अपन को ज्ञात हो ही गया। अब इस शुष्क भार, इन दोनों में अंतर ज्ञात करके अपन शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। अब शुष्क पादप को अब क्या करते हैं, जो अपना शुष्क पादप है जिसमें से अपन ने जल भी वाष्पीकृत कर दिया, अब क्या करते हैं, शुष्क पादप को लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विशिष्ट भट्टियों में रखा जाता है। यह क्रिया भस्मीकरण कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, भस्मीकरण, भस्म बन जाती है उसमें। कि पहले अपन ने शुद्ध पादप था, शुद्ध पादप को उखाड़ लिया, जल में धोया, जल में धोने के बाद उसको ब्लोटिंग पेपर की सहायता से उस पर जो जल, कुछ भाग जल का लगा हुआ है, उस जल को अवशोषित कर लिया, सूख गया पादप। फिर उसको उसका शुद्ध भार ज्ञात कर लेते हैं, उसको तौल के एक तुला पर तौल के उसका शुद्ध भार ज्ञात कर लिया। और शुद्ध भार ज्ञात करने के बाद उसको फिर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे उसमें स्थित जल के अणु वाष्पीकृत होकर और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वो उसका क्या कहलाता है, शुष्क भार। अब शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। यदि शुद्ध भार में से शुष्क भार को घटा दिया जाए तो उसका जल का प्रतिशत हो जाएगा, जल का भार आ जाएगा कि भाई कितनी मात्रा उसमें जल की थी। अब जो शुष्क भार है, शुष्क पादप किया है अपन ने, उस शुष्क पादप को, अब शुष्क पादप को लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर विशिष्ट भट्टियों में उसको क्या रखा जाता है, और यह क्रिया भस्मीकरण कहलाती है। एक विशिष्ट प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, क्योंकि अपन बाहर खुले वातावरण में इतना टेम्परेचर नहीं दे सकते, तो इस प्रकार से इनको एक विशिष्ट प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, उनमें रखा जाता है। और रखने के बाद में वो, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर वो भस्म के रूप में, राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ, इस प्रक्रिया में
कार्बनिक पदार्थ CO2, SO2, H2O, CH4, H2 आदि। भाई जैसे ही भस्मीकरण की प्रक्रिया होती है, इस भस्मीकरण की प्रक्रिया में कुछ जो कार्बनिक पदार्थ हैं CO2, SO2, H2O, CH4, H2 आदि, ये पदार्थ तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ये आयन के रूप में या विघटित होकर कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर बाहर निकल जाते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं CO2, SO2, H2O, CH4, ये जो पदार्थ हैं ये विघटित होकर बाहर निकल जाते हैं और विघटन की क्रिया के तहत जो बाहर निकलते हैं और बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। और जो पदार्थ बच जाता है, बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। जो पदार्थ शेष बता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ CO2, SO2, H2O, CH4, H2 के रूप में बाहर विघटित होकर निकल जाते हैं और जो पदार्थ शेष बचता है वो कहलाता है भस्म। और इस विधि से पादप में उपस्थित फिर जो भस्म बचती है, तो इस विधि से पादप में उपस्थित खनिज तत्वों का पता लगाया जा सकता है। कि जो भस्म बचती है, जो राख बचती है, शेष जो राख है, उस राख में पादप खनिज तत्वों की जानकारी मिलती है और तत्वों की जो मात्रा है, तत्वों की मात्रा पादप की प्रजाति, जलवायु, मृदा आदि पर निर्भर करती है। कि प्लांट्स है वो किस प्रकार की वैरायटी का है, किस प्रकार की प्रजाति का है, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार की प्रजाति के पादपों में उन खनिज तत्वों की मात्रा, कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाएंगे, वो उसकी प्रजाति पर भी डिपेंड करता है। वो वहाँ की जलवायु पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु में वो पादप हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो उगे हुए पादप हैं, वहाँ की मृदा में कौन कौन से खनिज तत्व अधिक हैं। जैसे एक तो लवणोद्भिद, मृदोद्भिद, अम्लोद्भिद, तो वहाँ पर वो किस प्रकार की मृदा में उगे हुए प्लांट्स हैं, तो वहाँ के उस कल्चर पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से पादपों में खनिज पोषण की ये पहली फर्स्ट विधि थी और यह विधि अच्छी मान्य विधि है, पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण। तो ये पादप भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा पादपों में खनिज पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही।